नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका। तो आज है शनिवार और हर शनिवार रविवार हम लाते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। आज बात होगी लिवर के बारे में। क्या फर्क होता है फैटी लिवर में और एक स्वस्थ लिवर में? आजकल के खराब लाइफस्टाइल का असर किस तरह से आपके लिवर पर पड़ रहा है, इस पर डिस्कशन करेंगे। क्या आपका लिवर स्वस्थ है या नहीं? फैटी लिवर के लक्षण क्या है, कारण क्या है इसके, और साथ ही साथ देखिए हम आपको समाधान भी बताएंगे। तो अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ेगा। आप भी फोन लाइन के जरिए अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं आपके लिए, आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं, देखिए। लिवर हमारी शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और जटिल अंग है, जिसको हमेशा देखभाल की जरूरत होती है। हमारे लिवर में जब चर्बी जमा हो जाती है तो इसी स्थिति को फैटी लिवर कहते हैं। जिस तरह मोटे होने पर हमारे शरीर पर ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है, उसी तरह लिवर पर भी ज्यादा वसा जमा होने लगता है। ये फैट लिवर के नॉर्मल सेल्स को खत्म करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ज्यादा फैट से हमारा लिवर बीमार हो जाता है। इसका आकार बढ़ने लगता है और इस स्थिति को फैटी लिवर कहते हैं। समय पर इसका उपचार शुरू होना बहुत जरूरी है। इससे कई भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। फैटी लिवर के कई कारण हैं, जैसे अनुचित आहार का सेवन करना, ज्यादा तेल मसाले वाला खाना खाना, फास्ट फूड ज्यादा खाना, यहाँ तक कि कच्चे पक्के भोजन का इस्तेमाल करना। दूसरी सबसे अहम वजह है मोटापा। शरीर में ज्यादा चर्बी जमा होने से लिवर पर असर पड़ता है। लिवर पर फैट जमा होता है। ज्यादा चर्बी लिवर के साथ साथ डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी जिम्मेदार है। कुछ दवाओं का सेवन भी फैटी लिवर का कारण बनता है। कई केसेस में देखा गया है कि एस्पिरिन जैसी दवाएं इसका कारण बन सकती हैं। इसके अलावा अल्कोहल का ज्यादा सेवन भी आपके लिवर पर असर डालता है। अगर आप ज्यादा शराब पीते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपके लिवर के लिए खतरनाक है। आनुवांशिक कारण भी बड़ी वजह है फैटी लिवर की। अगर आपके परिवार में ऐसी किसी की हिस्ट्री रही है या फिर अगर आपके माता पिता को फैटी लिवर रहा है तो इसकी संभावना आपके लिए ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा भी कई छोटे बड़े कारण हैं जो फैटी लिवर की समस्या को जन्म दे सकते हैं, जिसका ख्याल रखा जाना बेहद जरूरी है। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक्सपर्ट्स के साथ आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर निशांत नागपाल जुड़े हैं, जो कि मैक्स हॉस्पिटल से हैं, एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र वत्स भी जुड़े हैं। इसके साथ ही साथ डॉक्टर नीरज चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन में एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीरज, पहले मैं आपका रुख करना चाहूँगी, स्वस्थ लिवर में और एक इफेक्टेड लिवर में, फैटी लिवर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? देखिए, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन मैं कहूँगा। जैसे लोगों को लगता है कि दिल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मैं कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन अगर जो सबसे 24 घंटे जो काम करता है और सारे सिस्टम को चलाता है वो लीवर है। अब लीवर में अगर किसी भी कारण से फैट जमा होने लगेगा तो उसको फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर मुख्यतः दो कारण माने जाते हैं इसके। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, मतलब जो शराब पीने की वजह से, अल्कोहल पीने की वजह से लीवर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है। एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जो हमारे खान पान से, डायबिटीज़ से, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने से, उन कारणों से लीवर में फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से फ़ैट लीवर में जमा होना शुरू होता है, और इसी की वजह से धीरे धीरे वो लीवर को ख़राब करने लगता है। और लीवर ख़राब होने की वजह से, उसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आगे चल के ये सिरोसिस भी कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर हो गया है, क्योंकि एटलीस्ट अगर हम पॉपुलेशन वाइज डिस्कस करें तो एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन करंटली इन इंडिया ऑल्सो
इज सफरिंग फ्रॉम, अगर हम उनका अल्ट्रासाउंड कराएं तो उनको फैटी लीवर मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। जो अच्छा हुआ आपने इसको इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं चाहूँगा कि इस पर अच्छा डिस्कशन भी हो। बिल्कुल, तो जागरूकता फैलाना ही हमारा मकसद है। और इस बीच अगर हमारे कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना चाहें, कुछ सवाल अगर उनके हैं फैटी लीवर से जुड़े हुए या फिर अपने लिवर से संबंधित कुछ भी जानना चाहते हैं, सो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, फ़ोन लाइन हमारी खुली हुई है, सवाल अपने पूछ सकते हैं। डॉक्टर निशांत का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर निशांत, अभी जैसे कि हम लिवर के बारे में जिक्र करें, डॉक्टर साहब ने बताया कि एक लिवर होता है जो कि अल्कोहल की वजह से ज़्यादा इफेक्टेड होता है, तो ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम कौन सी आती है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। खैर, सबसे पहले तो मैं इस बात में कहूँगा, जैसा सर ने बताया, लिवर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। मैं इसको एक किचन की तुलना देता हूँ कि घर में जैसे किचन का काम है, शरीर में लिवर का काम एक किचन के बराबर है। हमारी बॉडी में जितनी नई चीज़ें बननी हैं, जो चीज़ हमने खाई पी, इसकी डाइजेशन होनी है, इसका ब्रेक डाउन होना है, इसको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में बनाना है, भले वो दवाइयाँ, भले वो कुछ भी हों, ये सारा काम हमारे लिवर के द्वारा किया जाता है। अब इस लिवर को, जैसा सर ने बताया, 24 घंटे काम करना पड़ता है। भले हम जाग रहे हैं, भले हम सो रहे हैं, हर समय इस लिवर को अपना काम चालू रखना पड़ता है, तभी हमारी सिस्टम को ये फ्यूल मिले जा रहा है। आप 8 घंटे खाली पेट रह लेते हैं, आप 14 घंटे खाली पेट रह लेते हैं, तो उस समय भी आपकी बॉडी को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी आपने तो अभी खाई नहीं, तो पड़ी हुई चीज़ों में से लिवर ही बना के आगे चलता है। तो बस जस्ट एक कंटेक्स्ट देना चाह रहा था कि लिवर की इम्पोर्टेंस कहाँ पे है इस चीज़ में। अब आपने मेरे से नेक्स्ट प्रश्न पूछा कि क्या कॉमन है, अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक। तो मैं इसमें कहूँगा कि भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। अब से कुछ समय पहले तक 6 मुख्य कारण, अगर मैं लिवर डिजीज़ के बात करूँ, तो सबसे कॉमन हुआ करता था हेपेटाइटिस सी, फिर होता था अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, फिर होता था नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, फिर हेपेटाइटिस बी, फिर होता था ऑटो इम्यून, और उसके बाद आता था फैटी लिवर डिजीज़ जिसको हम कहते हैं। यह 6 मुख्य कारण हैं जिनके अंदर मोर देन 90% कारण ऑफ लिवर डिजीज़ आ जाते हैं। तो वायरल हेपेटाइटिस जिसको हम कहते हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जो खराब खून के संचार से हेपेटाइटिस सी का वगैरह पहले जाता था, वो बहुत एक कॉमन कारण था। परंतु अगर आज की बातें करेंगे तो यह कारण कम हो गए हैं। अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, जैसा सर ने बताया, अब साधारणतः हमें ज़्यादातर यही देखने को मिलते हैं। इसमें भी पहले हम अल्कोहल को ज़्यादा देखते थे, बट अगर आज आप बात करोगे, इस प्रश्न का जवाब भी पहले हम दे चुके कि इंडिया की ऑलमोस्ट 35% पॉपुलेशन, 33% जनता, मतलब 1/3 जनता को फैटी लिवर डिजीज़ है। और अकेले इंडिया की ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वर्ल्ड ओवर डाटा देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड की प्रेवलेंस 25% टू 44% है, जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका की 44% प्रेवलेंस है। अगर हम बात करें तो एक तरीके से 1/3 इस कमरे, हर जगह में से 10 में से 3 लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, और उसमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इस समय चुपचाप अपनी जगह सबसे ऊपर बनाया जा रहा है। दैट्स द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस नाउ। डॉक्टर रविंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेल्स और फीमेल्स में से भी क्या कुछ ऐसा है कि मेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन है, फीमेल्स में कम पाई जाती है, या फिर इससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी जेंडर से हों? नहीं, ऐसा है कि ये ना मेल्स में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इनफैक्ट इंडिया में अब तो फीमेल में भी अल्कोहल का प्रेवलेंस बढ़ रहा है। अदरवाइज अल्कोहल जैसे मेल्स ज्यादा पीते हैं, तो इसलिए मेल्स में इसका जो प्रेवलेंस है इट्स मोर, बिकॉज हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक, जैसे डायबिटीज है वो मेल्स में ज्यादा होती है, हाइपरटेंशन है, सारी की सारी चीजें मेल्स में ज्यादा होती है। इसलिए अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ये जो फैटी लिवर डिजीज है, दिस इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो मेल्स में जो ओबेसिटी होती है, दैट इज एप्पल शेप्ड ओबेसिटी, दैट मींस जितना का सारा फैट होता है, आप देखेंगे कि मेल्स का तोन निकली होती है, सब हाथ और पैर पतले पतले होते हैं, ज्यादा का सारा फैट अबव द वेस्ट होता है। अनलाइक फीमेल, जिनमें जो फैट होता है दैट इज बिलो द बेल्ट, that fat is not that harmful, so it does not cause all the metabolic disorders like diabetes and hypertension. Hence जो ये प्रॉब्लम है, this is more common in males. ओके डॉक्टर नीरज, जैसे कि अभी जिक्र किया मेल्स में ज़्यादा ये प्रॉब्लम कॉमन होती है, एज फैक्टर के बारे में भी आप जानना चाहेंगे कि एज फैक्टर भी क्या इसमें कोई रोल प्ले करता है? कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसमें ज़्यादा लिवर ख़राब होने के चांसेस होते हैं, या फिर बढ़ती उम्र के साथ ये दिक्कत जो है वो बढ़ जाती है? देखिए, एज फैक्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि
कोई भी ऑर्गन, हमारी जो बॉडी बनी है अप्रॉक्सीमेटली आप सोचिए 40 to 45 ईयर्स के बाद वो धीरे धीरे डिजनरेट होने लगती है। लीवर का भी ऐसा ही है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हो चुका होता है 45 ईयर्स के बाद। तो इसमें क्या है कि अगर आप उसके ऊपर से दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कोई अल्कोहल ले रहा है या फिर उसको शुगर है या फिर उसको मोटापा है, तो वो जो डैमेज है वो उसका जो कर्व है बढ़ने का जिस तेज़ी से वो बढ़ जाता है। तो एज रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं, क्योंकि लीवर यूजुअली अपने आप रीजनरेशन की उसमें फिनोमिना होता है। लीवर पूरा का पूरा रीजनरेट हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे एज होती है वो जो हमारे डैमेज कंट्रोल मैकेनिज्म्स होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, तो डैमेज ज़्यादा जल्दी से होने लगता है। बिल्कुल। तो देखिए लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं, फैक्टर जो हैं इसके लिए डिपेंडेंट हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े, डॉक्टर रविंद्र वत्स, जिनका मैं स्वागत करूंगी कुछ देर में। लेकिन लगातार हम इस पर चर्चा करें, फैटी लिवर का किस तरह से ख्याल रखें, इसके विषय में भी अगर डॉक्टर निशांत आप कुछ बस तरह से बता पाएँ। क्योंकि देखिए अभी आपने एक और चीज़ का जिक्र किया जिसके बारे में जानना चाहूँगी कि फैटी लिवर फैट से बना है, तो क्या हर वो शख्स जो मोटा है, चांसेस हैं कि उसका लिवर जो है वो फैटी होगा, या फिर जो लोग दिखने में पतले होते हैं उनका फैटी लिवर नहीं हो सकता है? इसमें भी थोड़ा सा आप बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम, एंड सब लोगों के दिमाग में ये बात रहती है। देखिए फैट की डिस्ट्रीब्यूशन मेक्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जैसा सर ने अभी भी बताया कि फैट कहाँ पे घुसा हुआ है वो बहुत बड़ा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहता है। अगर आपकी बहुत सारे लोग दिखेंगे जो बहुत मोटे हैं बट उनकी स्किन में फैट है, ऑर्गन के अंदर फैट नहीं है, जिसको हम विसरल फैट कहेंगे, अगर वो नहीं है तो उन लोगों को फैटी लिवर वाली प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। तो आप केवल शरीर की बनावट को देखकर ये नहीं कह सकते कि इस इंसान को फैटी लिवर है। हाँ, ज़्यादातर कॉमन है कि जो इंसान मोटे हैं उनके अंदर फैटी लिवर होता है, बट जितना मोटे हो उतना ज़्यादा फैटी लिवर और उतना ज़्यादा खराब होगा ऐसा नहीं है। और क्या लीन इंसान को ये नहीं हो सकता? तो ऐसा नहीं है, इसको लीन नैश कहते हैं। कॉलर हम पहले ले लेते हैं। हमारे साथ एसएल जी जुड़े हैं, राजी से। सर स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछ सकते हैं आप। जी सर, हेलो जी, सवाल पूछिए सर। हेलो सर हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल जी जी पूछिए। जी 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 तो मैडम हम जानना चाह रहे थे कि जैसे अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा नॉर्मल होते हुए भी जो कोलेस्ट्रॉल घटाने का दवा फैटी लिवर में दे सकते हैं कि नहीं? डॉक्टर समीर हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। डॉक्टर समीर, इफ यू कैन हेल्प हिम। जी देखिए फैटी लीवर के जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें पूरा एक हॉलिस्टिकली ट्रीटमेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल का भी उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, पर हाँ वो आपकी डिसलिपिडेमिया की दवा शुरू करनी है नहीं करनी है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल का पूरा एक पैनल होता है। आप जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, उसमें क्या ट्राइग्लिसराइड का लेवल है, आपका एलडीएल का, तो वो सभी देख के फिर आपका क्योंकि जो हम फैटी लीवर की बात कर रहे हैं ये एक तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ है, मतलब एक बीमारियों का समूह है। तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी अगर ज़्यादा होता है या आपका ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर भी है, तो ये सभी फैक्टर कॉज करते हैं फैटी लीवर को। तो हो सकता है उसमें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को भी आपका मेंटेन करने का, उसको ठीक रेंज में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, पर वो एक बार आपके डॉक्टर जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है वो एक बार इसको डिसाइड करेंगे कि आपकी कोलेस्ट्रॉल की दवा आपके फैटी लीवर में शुरू होनी है, कितनी डोज जानी है, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। डॉक्टर निशांत बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। आई वॉज टॉकिंग अबाउट लीन नैश। जब क्या पतले इंसान के अंदर फैटी लिवर नहीं हो सकता, तो इसको लीन नैश कहते हैं। इसकी प्रेवलेंस भी अराउंड 20% है। ऐसा नहीं है कि उसकी 33% या 35 है तो पतलों में नहीं हो सकता। इसको जीन्स के एसोसिएटेड कहा गया है कि हम जो खा पी रहे हैं इसमें कुछ दो कॉमन जीन्स PNPLA3 कहते हैं जैसे जीन्स, तो इस जीन की अगर हमारे अंदर प्रेजेंस रहती है तो हमारी बॉडी एक्सेसिव ट्राइग्लिसराइड्स को खींच के अपने लिवर में रख लेती है, उसको स्टोरेज कर लेती है, और लिवर को जो अपना कार्य करने के लिए सेल का वॉल्यूम जो है उसमें एक परसेंटेज में फैट डिपॉजिट होता जाएगा, वो अपना कार्य करने में सक्षम नहीं रहेगा, तब बॉडी इस लिवर को तोड़ देती है। तो पहला हिट है इसके अंदर कैसे हुआ कि ये फैट डिपॉजिट होता गया। ये फैट होने की वजह से ये लिवर का फंक्शन, ये दायरा उसका काम करने का, उसमें स्टोर इंक्रीज होता गया। तो
ये पहला डिफेक्ट है जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। अगर यही चीज़ आगे बढ़ती रहे या कोई और कारण से लिवर पे इंजरी आ जाए तो यहाँ जाके इसमें सूजन शुरू हो जाती है और बॉडी इसको तोड़ना शुरू करती है। और एक बात जानिए, जहाँ टूटेगा जब हील होगा तो सिकुड़न होगी। तो जहाँ वो टूट रहा है, जहाँ सूजन हो रही है, वहाँ धीरे धीरे करके सिकुड़न शुरू होती जा रही है और वहाँ जाके आप सिंपल फैटी लिवर से नैश जिसे कहते हैं, नॉन एल्कोहलिक मैश कहते हैं आजकल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एसोसिएटेड स्टीएटोहेपेटाइटिस, इस पे पहुंचने लगते हो और आगे जाके सिरोसिस या लिवर कैंसर की तरफ भी जा सकते हो। डॉक्टर रविंद्र, अभी हमने इससे पहले अल्कोहल का भी जिक्र किया था कि एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है फैटी लिवर के लिए। सो ये भी जानना चाहेंगे कि वो लोग जो अपनी डाइट में नॉनवेज इंक्लूड करते हैं, क्या उनके लिवर पर ज़्यादा खतरा रहता है फैट का, या फिर ऐसा नहीं है? जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके साथ भी दिक्कत हो सकती है, प्लस कितने प्रोपोर्शन में, कितने % चांसेस हैं, ये भी जानना चाहेंगे दोनों केसेस में। देखिए मैडम, ऐसा नहीं है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हीं में फैटी लिवर डिजीज होगा। मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल समझाता हूँ फैटी डिजीज कैसे होता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जितना हमारा एनर्जी में यूटिलाइज हो जाता है, उससे जो बचता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स एंड दैट इज डिपॉजिटेड इनटू बॉडी फैट में। जितना भी हम कार्ब जो भी खाते हैं हम लोग, जैसे, तो वो सारा का सारा हमारा लीवर में जमा हो जाता है, उसको स्टेटोसिस बोलते हैं। जब ये इन्फ्लेमेशन बनता है तो इसके स्टेटाइटिस हो जाता है, ठीक है ना। तो जो लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, जितना उसमें फ्रक्टोज होता है, या बहुत ज्यादा शक्कर खाते हैं, उन सब में बहुत ज्यादा कॉमन है फैटी लिवर डिजीज। क्योंकि जो आप जो भी शुगर लेंगे वो जितनी डाइजेस्ट हो जाएगी, जो बचेगी दैट विल गेट कन्वर्टेड टू ट्राइग्लिसराइड और वो हमारे लिवर में जाके जमा हो जाएगी। तो इसीलिए जो इसका नॉन वेज और वेज से कोई वो नहीं है। हमारी अगर एक्टिविटी अच्छी नहीं है, हम खाते ज्यादा हैं और हमारी जो एक्सरसाइज कम करते हैं, अगर हमें डायबिटीज है जिसके से हमारा सीरम इंसुलिन लेवल कई बार बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से सारा का सारा जो फैट है, जो बचता है, जो भी खाना हमारा यूटिलाइज नहीं हो पाता, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू फैट और वो हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। जहां तक नॉन वेज की बात है, जो रेड मीट ज्यादा खाते हैं उनमें डेफिनेटली ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वो होता है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट में। जो सैचुरेटेड फैट है उसका जमना लीवर में ज्यादा चांसेस होते हैं। जो अनसैचुरेटेड फैट है, ऐसा नहीं जो फैटी लिवर, जिनको फैटी लिवर डिजीज उनको फैट बिल्कुल नहीं खाना। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो ले सकते हैं, पर सैचुरेटेड फैट कम करना है। अगर उनको नॉन वेज खाना है तो दे कैन हैव व्हाइट मीट, दे कैन हैव फिश, दे कैन हैव चिकन, बट दैट टू नॉट टू मच ऑफ ऑयली। उनको रोस्ट करके खाना चाहिए। रेड मीट उनको अवॉइड करना चाहिए। जो वेजिटेरियन है, अगर वो उनको फैटी लिवर डिजीज है या उससे बचना चाहते हैं, दे शुड डू रेगुलर एक्सरसाइजेज। उनको मीठा बहुत कम खाना चाहिए। उनको सिंपल स्टार जो है, जैसे मैदे वाली चीजें हैं, जो वो सब कम खाना चाहिए और उनको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। बेसिकली इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं, बहुत सारी दवाइयां लोगों ने बोला है, पर कोई भी अभी भी डेफिनेटिव FDA प्रूफ ड्रग नहीं है विच हेल्प्स इन फैटी लिवर डिजीज। इसका जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन। जैसे इंडिया में ओबेसिटी इज अ वेरी बिग फैक्टर बिकॉज ग्रेजुअली इंडिया इज कॉइंड एज देयर इज अ न्यू टर्म व्हिच हैज बीन कॉइंड फॉर इंडिया दैट इज नोन एज डायबिसिटी। बिकॉज इंडिया एक कैपिटल बन जाएगा उन लोगों का जिनको साथ ओबेसिटी और डायबिटीज है। तो इसलिए इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही लोगों में फैटी लिवर डिजीज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली अल्कोहल में जो नॉन वेज खाते हैं उन्हीं में होगा, वेज वालों में नहीं होगा। डॉक्टर नीरी जैनी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये भी वही डिजीज है, अगर बॉडी में इनएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जो भी आप खा रहे हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बड़ा एक रीजन बन सकता है फैटी लिवर का। इज इट सो? यस, इट इज बेसिकली अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बेसिकली आप जितना कैलोरीज खा रहे हैं और कितना उसमें से कंज्यूम करने के बाद उसको मेटाबोलाइज करके निकाल पा रहे हैं, उसी का रेशियो के हिसाब से आपको फैटी लिवर होने वाला है। मतलब आपको खाने पीने में भी कटौती करनी पड़ेगी, रिफाइंड शुगर्स, मीठा, फ्राइड फूड, ये सब कम करना पड़ेगा और एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि आपका वो लीवर में फैट जमा ना हो पाए। तो इट इज़ अ टिपिकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसमें हमारी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है इसको ठीक करने के लिए और इसको प्रिवेंट करने के लिए। बेटर पार्ट इसका ये है कि इट इज़ टोटली प्रिवेंटेबल, कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखें तो हम इसको पूरा होने से ही बचा सकते हैं, और अगर हो भी जाए तो इसको अर्ली स्टेजेस में हम कंप्लीटली रिवर्स भी कर सकते हैं।
डॉक्टर निशान, जैसे कि कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि ओबेसिटी के केसेस में होता है फैटी लिवर, लेकिन ये समझना होगा कि आपकी बॉडी पर फैट जमा है या फिर लिवर पर जमा है। सो एक कॉमन अगर हम देखें, जो कि तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं उनके जानने के लिए मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से हम ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारा लिवर फैटी हो सकता है। इज़ इट अ वे आउट? कोई तरीका ऐसा है जिससे आप समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन आपके लिए अलार्मिंग है, या फिर अब आपको जागरूक हो जाना चाहिए, या फिर XYZ आपको प्रिकॉशंस लेने शुरू कर देने चाहिए? मैम, इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे आंसर को क्लिनिकल सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस, इन दोनों के ऊपर कि जानने का तरीका कि आपको क्या लक्षण आएंगे या आप किस टेस्ट के ज़रिए इसके बारे में जान सकते हैं। तो जहाँ तक सिम्टम्स का सवाल है, ये कहा जाएगा कि फैटी लिवर ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होता है, आपको कोई तकलीफ नहीं करेगा, आप केवल कभी जांच करवाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन स्टेज ऑफ डिजीज़ यह आपको थोड़ी थकावट, हरारत, आपको राइट साइड पे वेग अपर, यहाँ पे भारीपन जो हमारी ये जगह पे कहते हैं, वेग सा डिस्कम्फर्ट चलता रहना, जो लो ग्रेड सी पेन चलती रहे, इस तरीके के सिम्टम्स की तरह प्रेजेंट कर सकता है। हम इसको कब पकड़ते हैं? जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसके अंदर इसको ढूंढने से हम इसके मरीजों को ज़्यादा पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। जनरल पॉपुलेशन की जगह हमें हाई रिस्क केसेस में, जैसा कि हमने बताया, अब इसका नाम ही बदल के हमने इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की जगह मेटाबॉलिक डिजीजेज एसोसिएटेड स्टीएटोहेपेटाइटिस नाम रख दिया या फैटी लिवर डिजीज़ रख दिया। तो इसका मतलब यह उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिनमें डायबिटीज़ हो, जिन पेशेंट्स में किडनी डिजीज़ हो, जिन पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े रहने की प्रॉब्लम हो, या जिनमें ओबेसिटी या मोटापा ज़्यादा हो या ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता हो। इन सब फैक्टर्स को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं कि ये सारे फैक्टर्स मिलके कॉमनली इंसान में पाए जाते हैं, और इसी की प्रेवलेंस मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में इस समय भारत में एटलीस्ट 35% के करीब चल रही है। तो जब हमें किसी मरीज को डायबिटीज़ होगा, जिसको हम कहते हैं इंडिया की 35% को पॉपुलेशन को डायबिटीज भी है, उनके भी 40% लोगों को नैश होगा, फैटी लिवर डिजीज होगी। तो इसलिए हाई रिस्क वाले पेशेंट्स को पकड़ पाना, उनकी जांच कर पाना इज अ वे टू फाइंड आउट आपको फैटी लिवर डिजीज है या नहीं। अब इसके क्या कॉमन टेस्ट होते हैं? जो सबसे कॉमन टेस्ट है आपको करवाने के लिए, या किस पे सोचोगे कि अगर आपने अपने स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट करवाए या कुछ करवाए, आपका SGOT, SGPT जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं, AST, ALT, उनका थोड़ा बहुत बड़ा होना, आपके ट्राइग्लिसराइड जो सर ने बताया, जो हार्ट के लिए बुरा होता है वो होता है LDL, जिसको हम बुरा कोलेस्ट्रॉल मानते थे। उससे पहले हम ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात नहीं करते थे, बट जो ऑर्गन्स में डिपॉजिट होता है, जैसा हमने बात की, इस ट्राइग्लिसराइड। आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में ट्राइग्लिसराइड और LDL का बड़ा होना, आपका SGOT-PT थोड़ा सा बड़ा होना, आपकी शुगर्स का बढ़ा हुआ आना, आपका यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ होना, ये सारे पेशेंट्स के अंदर आपको फैटी लिवर के बारे में भी देख लेना चाहिए और आपको फैटी लिवर डिजीज मिल सकता है। जी, चलिए डॉक्टर, इस पर हम और डिस्कशन और करेंगे, चर्चा हमारी जारी रहेगी। आप भी फोन कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरियोसिटी अगर है, आप जानना चाहते हैं। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया, और आज हम बात करें लिवर के बारे में, फैटी लिवर के बारे में। अगर आपके भी कुछ सवाल है, कोई क्यूरियोसिटी है, तो आप पूछ सकते हैं। हमारी फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं, एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर समीर का रुख कर लेती। डॉक्टर समीर, हेरिडिटरी भी एक बड़ा फैक्टर है, तो कितने % चांसेस है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा फैट का इंटेक आप नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, सारे फैक्टर्स आपके फेवर में हैं, लेकिन आपकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो रही है फैटी लिवर की? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फैमिली हिस्ट्री तो डिपेंड करती है लाइफस्टाइल के अलावा। अगर हम देखें आपके अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़े हुए हैं तो कई बार वो फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकती है, यूरिक एसिड भी इवन फैमिली हिस्ट्री। तो इस तरह के कई डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है अगर आपकी फैमिली में किसी को, इवन कई तरह के कैंसर हैं जिसके जो भी जेनेटिकली कारण बनते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री तो है, बट अगर हम मेजर कंट्रीब्यूशन देखें फ़िलहाल अभी के समय के अंदर, तो वो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल। जैसे अभी ICMR की भी रिसेंट स्टडी आई थी, खास तौर पे भारतीयों को लेके, जिसके अंदर पाया गया था कि भारतीयों के अंदर एब्डोमिनल ओबेसिटी सबसे ज़्यादा है। जो अभी हम बात कर रहे थे कि पेट के अराउंडिंग जो फैट है, बेली फैट जिसको कहते हैं, भारत में कोलेस्ट्रॉल लोगों का बढ़ा हुआ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा है,
स्ट्रोक के केसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारे मेजर, इवन ब्लड प्रेशर आप देख लीजिए, छोटे बच्चों के अंदर हम एडोलसेंट वगैरह में, टीनेजर्स में जब स्क्रीनिंग करते हैं तो प्री डायबिटिक मिलते हैं, प्री हाइपरटेंसिव मिलते हैं। तो ऑलरेडी हमारे इतने सारे मेजर रिस्क फैक्टर हैं फैटी लिवर डिजीज़ के। जेनेटिकली भी डेफिनेटली एक फैक्टर है, बट मेजर कंट्रीब्यूट आपका करता है जो आपका जीवन शैली है। और एक चीज़ यहाँ पर और मैं सर, मैं दर्शाना आपको रोकना चाहूँगा चाहूंगी, कॉलर जुड़े हमारे साथ, नितेश जुड़े हैं। नितेश जी, स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए सर। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। जी, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मुझे जॉन्डिस के सिंड्रोम्स लग रहे हैं और मैंने जो अभी ब्लड टेस्ट करा है ना, उसमें बिलीरुबिन 14 बता रहे हैं और जो SGPT होता है वो 500 जैसा है और SGBT 150 है। तो जॉन्डिस में यही रीजन है, ये फैटी लीवर का, या और उसका रेमेडीज क्या है सर? डॉक्टर निशांत, इफ यू कैन हेल्प हिम। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जहाँ तक मैं सुन पाया आपकी बात को, कि आपको इस समय बिलिरुबिन 14 है, SGPT 500 है और SGOT कोई 50-60 जैसे आपने बताया, तो 150। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि सर, फैटी लिवर पर से कभी यूजुअली 14 पीलिया नहीं करेगा। इट मे बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर कि आपको किसी और वजह से चोट पहुंची हो, तो पुराना लिवर ये कमज़ोर फैटी लिवर की वजह से हो, आपकी वैल्यूज़ जितनी आनी है उससे ज़्यादा रह जाएं। SGOT SGPT नॉर्मली 40 तक की वैल्यू होती है, 500 का मतलब 10 गुने से ज़्यादा बढ़ गया आपका वैल्यू। आपको ऐसी स्थिति में कॉमन कॉजेज जो होते हैं वो टॉक्सिन, वायरल या ड्रग इंड्यूस्ड रहते हैं, जिनमें ऐसी चोट रहती है कि आपको हेपेटाइटिस A या E जो खराब पानी खराब खाने से हो गया हो, हेपेटाइटिस B या C कहीं अंदर ना हो और उसका फ्लेयर ना हो गया हो, आपने इलाज नहीं किया, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस जो मैंने बताया वो ना हो कहीं, या आपकी कोई ड्रग्स की ऐसी हिस्ट्री ना रही हो, या आपने कोई इन दिनों ज़्यादा अल्कोहल का सेवन ना कर लिया हो, तो सिवियर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, दे विल बी मोर कॉमन कॉजेज रादर देन अ फैटी लिवर डिजीज। फैटी लिवर आपको साथ के साथ मिल सकता है। आपको ऐसे केस में बैठ के केवल बात नहीं करनी चाहिए। जब बिलिरुबिन वैल्यूज इतनी हाई हो, जो नॉर्मली 1.2 तक होती हैं, यू शुड बी शोइंग टू अ हॉस्पिटल एंड फॉलोइंग अप विद अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट। ठीक है, ये मेरा आपके लिए एडवाइस रहेगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, अशोक जी। अशोक जी, स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछ सकते हैं। फैटिस बी है जी, उन्होंने बताया कि फैटी लीवर है आपको। जी जी, फैटी लिवर हेलो। है। जी जी, आपको सुन पा रहे हैं, पूछिए। सफदरजंग हॉस्पिटल में दिखाया था, उन्होंने बताया कि फैटी लीवर है आपको। अब मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन मुझे भूख बहुत कम लगता है। भूख कम लगती है। जी, डॉक्टर व्हाट्स इफ यू कैन हेल्प हर। या बेसिकली ऐसा नहीं है कि हर किसी को भी जिसको फैटी लिवर डिजीज उसको साइन एंड सिम्टम होंगे फैटी लिवर के। हल्का सा वेगनेस वो भी तब होता है जब ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लिवर होता है। आमतौर पे अगर हम किसी एज में अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो ग्रेड 1 फैटी लिवर इज वेरी कॉमन। तो इनको ये जो प्रॉब्लम है, इनको एक बोल शायद उन्होंने ये बताया, इनको हेपेटाइटिस C भी है। तो फैटी लिवर और हेपेटाइटिस दोनों अलग अलग चीजें हैं मैम, एक इन्फेक्शन है और एक बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। तो हमें दोनों का ही कंट्रोल करना पड़ेगा। हेपेटाइटिस C के लिए हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे वी हैव टू स्टार्ट हिम ऑन सम एंटीवायरल ट्रीटमेंट। और जो फैटी लिवर डिजीज है उसके लिए हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से जो, और अगर इनको जैसे हमें ये नहीं पता इनका वेट कितना है, इनको क्या डायबिटीज है, इनको हाइपरटेंशन है, इनकी एज क्या है, उस सब का ध्यान रखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा। हेपेटाइटिस C के लिए एंटीवायरल थेरेपी, बाकी अगर ओबेसिटी है या डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है तो हमें उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, साथ में इनको रेगुलर एक्सरसाइजेस और वो सब करना पड़ेगा, जिससे ग्रेजुअली इनका फैटी लिवर ठीक होगा। दोनों के दोनों अगर साथ मिलेंगे तो दे बिकम मोर डेंजरस। तो ही हैज टू स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ बोथ फैटी लिवर एज वेल एज हेपेटाइटिस C। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े गुड़गांव से, स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछ सकते हैं आप। जी सर, अपना सवाल पूछिए। जी, अभी मैंने अपना वो अल्ट्रासाउंड वगैरह किया था तो उसमें थोड़ा लीवर फैटी निकला है
तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो चल रहा है, मैं रेगुलरली दिखाता हूँ मैक्स हॉस्पिटल में। और लेकिन कभी कभी मेरा जो शुगर हायर रहता है तो उसके लिए भी मेरा मेडिकेशन चलता है, बट कंट्रोल में है। तो अभी और क्या प्रिकॉशन लें कि ये जो फैटी लीवर है खत्म हो जाएगा? जी डॉक्टर नीरज। देखिए, जो मैं सुन पाया, आपने कहा है कि आपको डायबिटीज़ है जो कंट्रोल में है और आपके अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर डिजीज़ आया है, और आप क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं और बचाव कर सकते हैं ये आप जानना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले जो सारे पैनलिस्ट हम ये कहने के आपको समझाने की एक सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कर रहे हैं कि फैटी लीवर डिजीज़ अपने आप में एक तो बहुत बड़ा सिम्टम नहीं पैदा करती है, इन द सेंस कि अगर किसी को फैटी लीवर डिजीज़ है और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, ऐसा नहीं होगा। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ में जैसा कि सर ने अभी बताया था आपको कि अगर 35% हमारे पॉपुलेशन को डायबिटीज़ है, उसमें भी 40% को एटलीस्ट फैटी लीवर या नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस मिलेगा, मतलब इन्फ्लेमेशन शुरू हो चुका होगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप रेगुलरली शुगर को कंट्रोल करने पे ध्यान दीजिए, अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलते रहिए। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि इम्पॉर्टेंट इसमें एक इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप मोटापा आपका कंट्रोल में है कि नहीं है, आपका बेली फैट वो किस तरीके का, आप मोटे तो नहीं है, जिसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। और आपको अपना लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि वो डायबिटीज़ के साथ कभी कभी वो भी बड़ा होता है, उसके लिए भी कंट्रोल के लिए ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो ज़ीरो होना चाहिए इस समय। तो ये प्रिवेंशन के लिए, और डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस एंड एक्सरसाइज बोथ विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग वे। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े, देहरादून से कौशल है हमारे साथ। कौशल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर, मुझे हेपेटाइटिस बी है और हाई ब्लड प्रेशर एंड शुगर इज अंडर कंट्रोल। जी तो ऐसा है कि मुझे जो है ब्लड प्रेशर इज अंडर कंट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर एजिसार्टन ले रहा हूँ मैं, और आई हैव गॉट ए डायबिटीज प्रॉब्लम आल्सो। मैं 1500 मिलीग्राम लेता हूँ मेटामॉर्फिन, और उसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी भी था मुझे, जो कि काफी देर से 900 की रीडिंग आती है, पड़ा हुआ है काफी देर से, पिछले 5-6 साल से। वो जाता ही नहीं है मेरे, तो जब भी टेस्ट रहते हैं वो जाता ही नहीं है, वो लिवर पे पड़ा हुआ है। उसको क्या रिमूव किया जा सकता है किसी तरीके से हेपेटाइटिस बी वाले को, या फिर मेरा फैटी लिवर जो टेस्ट कराया था उसमें मेरा सारा जो है अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर का उन्होंने इंडिकेट किया। तो हमें क्या करना चाहिए सर, आपकी एडवाइस? डॉक्टर समीर। देखिए, इनका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और उसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि इनकी डायबिटीज़ भी अभी उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, कंट्रोल नहीं है। दोनों तीनों चीज़ें हैं, ध्यान में रखना है कि ठीक है, आपकी जो भी मेटाबॉलिक चीज़ें कंट्रोल में है। जी जी डायबिटीज़ है उसको आपको कंट्रोल में रखना है, उसकी रेगुलर मेडिकेशन ज़रूर चलेगी। हेपेटाइटिस बी के लिए भी आपका जो रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अपने डॉक्टर से आप टच के अंदर रहिए। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर समीर, आप हेरिडिटरी के विषय में यहाँ पर कुछ बता रहे थे, जो कि बीच में बात रह गई। जी, हेरिडिटरी तो एक है मतलब मेजर, बट जैसा हमने बताया कि अभी ज़्यादा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल मेजर ज़्यादातर जैसे हम करते भी हैं, स्कैनिंग करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, कई बार पेशेंट से बात करते हैं कि आपको फैटी लिवर है, तो उसको लेके कोई बहुत ज़्यादा वो सीरियस होते नहीं है। जैसे हार्ट डिजीज़ या किडनी डिजीज़ को लेके थोड़ा सा एक लोगों को एंग्जाइटी रहता है, बट फैटी लीवर को बहुत ही वो कॉमन समझते हैं कि ये तो मुझे पहले से चल ही रहा है, और कई बार उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा काम करता नहीं है। ज़्यादातर जब तक वो फाइब्रोसिस या ऐसा सिरोसिस वगैरह की उनको प्रॉब्लम शुरू नहीं होती, तब तक लोग उसको सीरियसली लेते नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फैटी लीवर भी बीमारी की शुरुआत है और वो लक्षण भी नहीं देती, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए कोई टेस्ट कराने के लिए आमतौर पे जाते नहीं हैं, वो इंसिडेंटली ही पता लगता है कि जब आप अपना वैसे कोई प्रिवेंटिव टेस्ट कराने जा रहे हैं या किसी और कारण की वजह से आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, तब वो डायग्नोस्ड होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका फैटी लिवर डायग्नोस्ड होता है ग्रेड 1, 2, 3, तो आप पूरा अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, और उसमें डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम खाते कम है, पर अगर उनका डाइट इंटेक पूछें तो वो कहते हैं कि हमने 2 रस खाए थे, चाय पिया था, या सिर्फ हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो कई बार ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आप ओवरऑल बाकी ओवर ईटिंग नहीं कर रहे, पर आप इस तरह की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं फ्रक्टोज वाली,
तो वो कहीं ना कहीं फैटी लीवर को आपको कंट्रीब्यूट करेगी, उसको बढ़ाएगी। डॉक्टर निशांत, जैसे कि हम लिकर के विषय में बात करें कि ज़्यादा शराब पीने से भी लिवर हमारा ख़राब होता है, प्रभावित होता है। सो इन केस अगर आपका फैटी लिवर आ जाता है तो उसके बाद अगर आप लिकर इनटेक बंद कर देते हैं, सो फिर से वो सब सिचुएशन आपकी एकदम कंडीशन पहले जैसी भी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। इज इट द राइट वे, डॉक्टर निशांत? लिवर, फैटी लिवर एंड अल्कोहल, दे गो हैंड इन हैंड मैम। आपने इसके बारे में जानना है कि आपको आज फैटी लिवर नहीं था। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अगर आपने 2 दिन बिंज अल्कोहल ले ली, कि अगर आपने एक दिन में 6 ड्रिंक्स ले ली 2 दिन भी, तो आप उसके बाद 1 हफ्ते बाद भी अपना अल्ट्रासाउंड कर लें तो आपको फैटी लिवर आ जाएगा। सो इट इज़ दैट लेवल्स। सो जब आप अल्कोहल लेते हैं तो जो उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जब एकदम से इतनी कैलोरीज मिल रही हैं तो एक उसका पाथवे चेंज हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो गया, हमारा यहाँ पे लिवर में फैट डिपॉजिट होने लग गया। स्पेशली बियर पीने वालों के अंदर, हम उसको बियर बेली कहते हैं, जैसा सबने बोला कि जहाँ फैट ज़्यादा आता है एब्डोमेन के पास, तो उसमें आपके फैटी लिवर आ जाएगा। आपने अल्कोहल आज लेनी बंद कर दी तो क्या आपका फैटी लिवर गायब हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्कोहल लेने से आ तो जाएगा बट एकदम से बंद करने से जाएगा नहीं। इट विल रिक्वायर मोर देन स्टॉपिंग अल्कोहल, इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ डाइटरी योर डिसिप्लिन। आपको अपनी डाइट रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी, आपको अपना वेट लॉस करना पड़ेगा। जो फैट अंदर घुस गया है उसको कहीं और इस्तेमाल में करवाना पड़ेगा, तब जाके वो लिवर से रुकेगा। केवल ना अल्कोहल लेने से वो फैट गायब नहीं होने वाला। आपको कम से कम एक दिन में, जो हम इसके लिए साधारणतः एडवाइस करते हैं, वो ये कहते हैं कि आपको 40 मिनट्स पर डे, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक, कम से कम एरोबिक एक्सरसाइज, जिसको हम कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कहते हैं, मिनिमम इतनी एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए। अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जैसा सर ने बताया, रिफाइंड शुगर्स और सैचुरेटेड फैट्स को कम करना चाहिए। अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो आपके लिए आसान तरीका ये है कि जो जो चीज़ें लिवर को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि अल्कोहल, मीठा, एक्सेसिव, जो आपने नॉनवेज का प्रश्न पूछा था, उसमें आप फ्राइड बटर चिकन्स खा रहे हैं, आप मटन्स खा रहे हैं, तो दे ऑल आर हाई फैट कंटेनिंग थिंग्स। उनको आपको बंद करना पड़ेगा। अपनी डाइट में रोस्टेड चिकन हो गया, आपको वेजिटेबल्स हो गई, आपको सैलड्स हो गई, आपको फ्रूट्स हो गए, इनकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। ग्रीन लीफी चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। एक्सेसिव ईटिंग बंद करनी पड़ेगी। शुगर्स को बंद करना होगा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में भी, जिसमें हम रोटी और चावल कहते हैं, इनको भी कम करना पड़ेगा। और एक्सरसाइज को लेके आना पड़ेगा, समय से सोना पड़ेगा, तब जाके आप इस फैटी लिवर पे जीत सकते हैं। दवाइयों का भी रोल है, बट दवाइयां आर सप्लीमेंट्री। अलोन मेडिसिन्स कैन नॉट ट्रीट फैटी लिवर डिजीज। राइट, एब्सोल्युटली। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, अशोक जी। अशोक जी, स्वागत है आपका। सवाल अपना पूछ सकते हैं आप। हेलो जी, सवाल पूछिए सर। मेरा सवाल ये है कि मुझे भूख कम लगती है और मुझे पेशाब बहुत जोर से लगता है। जी। और सफदरजंग के डॉक्टर ने बताया आपको हेपेटाइटिस बी, आपको जो है वो है फैटी लीवर है। जी डॉक्टर वत्स। जैसे मैंने बताया मैडम, आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे सर की एज थोड़ा ज्यादा है। जी। जहाँ तक यूरिन की प्रॉब्लम है, दैट प्रोबेबली इज बिकॉज ऑफ द प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होगा इनका काफी। और जहां तक फैटी लिवर, हमको ये नहीं पता कि इनको किस ग्रेड का फैटी लिवर है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। खाली ऐसा नहीं कि ग्रेड 1 फैटी लिवर हो गया तो आपको भूख कम लग जाएगी। ये बहुत ही नॉर्मल सी टेंडेंसी है। किसी से भी पूछिए, बोले आपको अगर फैटी लिवर है, आपका अल्ट्रासाउंड, क्योंकि आप अल्ट्रासाउंड करेंगे उसमें ग्रेड 1 फैटी लिवर आ जाएगा। खाली ग्रेड 1 या ग्रेड इससे फैटी लिवर से भूख कम लगना नहीं होता। ये सब सिम्टम तब आते हैं जब जो फैटी लिवर जाके स्टेटाइटिस या फिर नैश पे चला जाता है, या फिर लिवर फेलियर होने के सिम्टम होते हैं। ये सारी चीजें तब आती हैं। तो इसलिए खाली फैटी लिवर से जस्ट कि भूख नहीं ले, ऐसा नहीं होता मैडम। इनफैक्ट जैसे ज्यादा अगर जब आप खाते हैं डायबिटीज, ये नैश में क्या होता है कि आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ता है, पानी बढ़ता है, तब जाके शुरू होता है कि आपको भूख नहीं लगेगी, ये नहीं होगा। इनिशियली स्टेज 1 फैटी लिवर से भूख कम नहीं लगती। मेरे ख्याल से ये एज रिलेटेड सिम्टम है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी भूख कम होती है, और जो प्रोस्टेट बढ़ता है उससे यूरिनरी प्रॉब्लम ज्यादा, पेशाब ज्यादा आता है। हम उम्मीद करते हैं अशोक जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर नीरज, लिवर से जुड़े और कौन से ऐसे मिथ्स हैं जिनके बारे में जानना जो है वो आम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है? सबसे बड़ा तो मैं कहूँगा कि
बहुत सारे जो अल्कोहल लोग पीते हैं वो सोचते हैं कि अल्कोहल पीते रहेंगे और उनको टेस्ट कराते रहते हैं हर 6 महीने में कि हमारा लीवर डैमेज हुआ है कि नहीं, और वो उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि जब तक ख़राब नहीं हो जाएंगे टेस्ट वो अल्कोहल पीते रहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपको प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू होंगी तो वो टेस्ट ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट में आ रही हैं तो आप छोड़ेंगे तो सही होगा। कभी कभी बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ जो ये SGOT-PT हम जो लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं ये काफ़ी समय तक नॉर्मल रहते हैं और फिर ख़राब होने शुरू होते हैं और पेशेंट को सडनली पता पड़ता है कि उसका लीवर फाइब्रोसिस या सिरोसिस की तरफ जाना शुरू हो चुका है। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कॉमन लोग जो भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं आजकल, क्योंकि अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, तो फैटी लीवर बहुत कॉमनली डायग्नोज होता है और हर सिम्टम को वो फैटी लीवर की तरफ डालने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी भूख नहीं लग रहा, जैसे अभी भी आपके कॉलर थे उन्होंने बोला भूख नहीं लगना, उसको भी फैटी लीवर की वजह से कोशिश करते हैं कि समझाने की। मेरे हिसाब से आपको हम एक लीवर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, उस समय उनसे डिस्कस करना चाहिए। हर चीज़ फैटी लीवर की वजह से नहीं होती है, उसके सिम्टम्स यूजुअली नॉन स्पेसिफिक होते हैं और यूजुअली कुछ होते भी नहीं है, ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक प्रॉब्लम है। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये नहीं कहना चाहते कि जिसको फैटी लीवर है वो कुछ भी करे। फैटी लीवर होने का मतलब है आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। इट इज़ अ अलार्मिंग साइन। जैसे ही आपको पता पड़ता है कि आपको फैटी लीवर है, इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में इश्यूज़ हैं। या वो खाने से रिलेटेड हो सकते हैं, या वो अल्कोहल से रिलेटेड हो सकते हैं, या एक्सरसाइज ना करने की वजह से हो सकते हैं, या फिर आपको कुछ और प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ या जो आप सब बता रहे हैं डायबिटीज़ या लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होना, उन सब को आपको एक बार चेकअप कराना है और अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जिसमें डेली एक्सरसाइज करना, एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स एक्सरसाइज करना, या फिर खाने पीने में परहेज़ करना। अल्कोहल आप ले रहे हैं तो आप उसको एक बार के लिए बंद कर दें और बहुत ही कम मात्रा में लें। अगर आपका आता भी है कि भाई हमें कुछ सोशल ड्रिंकर्स होते हैं वो काफ़ी कम कर देना चाहिए उनको। तो इस तरह से आपको एक अलार्मिंग साइन की तरह इसको लेना चाहिए कि अब मुझे अपना रोज़ का जो मैं काम कर रहा हूँ जिस तरीके से, उसको चेंज करने की ज़रूरत आ पड़ी है। डॉक्टर भाटी, लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है ये कितना सक्सेसफुल होता है और क्या ये लास्ट ऑप्शन है अगर आपका लिवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है? बिल्कुल, देखिए अभी तो लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो काफ़ी एडवांस्ड इसके लिए हमारे पास अवेलेबल है। ख़ास तौर पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें तो सक्सेस रेट भी इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जी, इस पर आप और क्या कुछ लोगों को जागरूक करना चाहेंगे, अगर मैं आपके क्लोजिंग कमेंट के विषय में जानना चाहूँ? बिल्कुल, देखिए लिवर फैटी लिवर का जैसा हम आज डिस्कशन कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि हम फैट खा रहे हैं तो हमें फैटी लिवर हो रहा है। और भारत में अगर ख़ास तौर पे बात करें तो ज़्यादातर हमारी डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच होती है कि हम काफ़ी लोग कहते हैं कि हम जंक फूड नहीं खाते, बाहर का खाना नहीं खाते, पर हम अगर इंडिया में देखें हमारा जो ट्रेडिशनल खाना है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती है कि आप समोसे खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं। दूसरा, मीठे का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है कि कई बार खाने के बाद हम मीठा खा रहे हैं, रात को हम लेट नाइट तक खाना खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो मीठा इसमें एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है, उसका हमें ध्यान रखना है। वैसे भी आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा मीठा हम जो स्वीट इंटेक कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकल है, वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड नहीं है। तो बहुत ज़्यादा जो मीठे का इंटेक शुरू हो गया है वो अगर हम कम करेंगे तो काफ़ी हद तक फैटी लीवर की डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज, एक और क्यूरोसिटी है जिसको लेकर कई दफ़ा लोग सवाल पूछते हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है, कुछ लोगों में देखा जाता है कि उनको खाना नहीं पच रहा, बार बार मोशन हो रहे हैं, तो क्या इसका भी कुछ कनेक्शन है कि आपका लिवर ख़राब है? हाँ जी, जैसे ही आप कह रहे हैं कि मोशन बार बार हो रहा है, इसका लीवर से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो लीवर की प्रॉब्लम्स होती हैं वो यूजुअली जब स्टार्टिंग होती है वो यूजुअली इंडाइजेशन से, और एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है इंडाइजेशन की वजह से वो खाना नहीं पचना और पेशेंट को डायरिया होना शुरू हो जाना। तो वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स ये माना जाता है कि अगर पेशेंट को लीवर डैमेज्ड है तो ये वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स हो सकता है। लेकिन यही सिम्टम नहीं है, इसके बहुत सारे और भी कारण होते हैं ना पचने के। उसमें पेनक्रियाज का भी रोल है, नॉर्मल आपके
लाइफस्टाइल का भी रोल है, बहुत सारे इश्यूज हैं इसके अंदर। बट हाँ, ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपका इंडाइजेशन और पचने में प्रॉब्लम हो रहा है और मोशन के फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ गई है। डॉक्टर व्यास, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि लिवर अगर किसी का ठीक से काम नहीं कर रहा तो क्या ये भी मुमकिन है कि उस इंसान का वजन ना बढ़ रहा हो, वो कितना भी फूड इंटेक कर रहा हो? मैडम ऐसा तो नहीं है कि अगर लीवर खराब है तो आदमी ज्यादा खा ही नहीं पाएगा। बेसिकली जैसे वही मैं कह रहा हूँ आपसे, लीवर खराब किस स्टेज तक पहुंचा है ये देखने की जरूरत है ना। ऐसा अगर किसी का लीवर खराब है तो उसकी एपेटाइट होगी नहीं, वो ज्यादा खा ही नहीं पाएगा। तो अगर लीवर खराब है तो उसके और सिम्टम्स आ जाएंगे, वो तो इतना बीमार होगा, वो चल फिर नहीं पाएगा, उसको ब्लीडिंग होगी मुंह से, खून की उल्टियां होगी। तो वेट बढ़ने का तो सवाल ही पता नहीं होता मैडम जिसको ना। और ऐसा नहीं होता कि अगर लीवर आपका खराब है तो आपको तो वैसे ही आप इतने सिक हैं, आप खा पी नहीं पाएंगे। आपका ऐसा नहीं होगा कि हम खूब खा रहे हैं फिर भी हमारा वेट नहीं बढ़ रहा, ये पॉसिबल नहीं है मैडम। अगर लीवर खराब है तो आदमी ज्यादा खा पी नहीं पाएगा। तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर इंसान खा नहीं पा रहा है तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी मैडम, बिल्कुल। अगर आदमी खा पी नहीं पा रहा है तो डेफिनेटली कुछ जरूरी नहीं है लीवर खराब हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो बॉडी में, बट अगर वो नहीं खा पी पा रहे तो ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर निशान, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, जैसे कि अब लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में मैंने डॉक्टर साहब से जिक्र किया था, सो इसका सक्सेस रेट कितना है? और कई दफ़ा ये कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, प्लस इस केस में ये भी है कि ये उतना सक्सेसफुल ज़्यादातर नहीं होता है। सो इसे लेकर बहुत सारे मिथ हैं, अगर इस पर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएँ। थैंक यू मैम। विद दिस मीडियम लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बात कहूँगा कि मैं पहली बात ये कहूँगा कि लिवर ट्रांसप्लांट आज की डेट में एक सेफ प्रोसीजर है, इट्स नॉट अ अनसेफ प्रोसीजर। पहली चीज़ ये जानने की ज़रूरत। एक सिंपल सी बात, आप इसका एग्जाम्पल अपनी कार से ले लीजिए। आपकी कार का कोई एक पार्ट खराब हो गया, वो एक लिमिट से ज़्यादा तंग कर रहा है, बारी बारी आप सर्विस पे लेके जा रहे हैं तो भी वो चीज़ पूरी ठीक नहीं हो पा रही, तो आप क्या करते हैं? उसको बदलते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही हमारे शरीर के अंदर जब हमें लिवर की प्रॉब्लम हो गई, हमें बारी बारी भर्ती होना पड़ रहा है, हमें खून की उल्टी हो रही है, हमें बेहोशी रह रही है, हमें पेट में पानी भर रहा है, उस पानी में इन्फेक्शन हो रहा है, या हमें इस लिवर की वजह से मेरे बाकी कोई अंग खराब हो रहे हैं, तो यह इंडिकेशंस है आपको लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के। क्योंकि अब आपके लिवर को अकेले दवाई से चलाया नहीं जा सकता, आपको लिवर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। लिवर ट्रांसप्लांट समय से करवा लेना मैं बहुत फ़ायदेमंद मानता हूं, बिकॉज अगर आज की डेट में आप किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करेंगे तो जब आपकी लिवर खून की उल्टी हो जाए या आपको कोई बेहोशी हो जाए या आपके पेट में पानी भर के इन्फेक्शन हो जाए, आप आईसीयू में एडमिट होते हैं तो मिनिमम खर्चा आपका 50,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख का एवरेज एक आईसीयू में पर डे पड़ता है। आप कहीं भी दिन एडमिट हो गए 5-7 दिन के लिए आपका मिनिमम एडमिशन रह ही जाता है। तो आप मान के चलें आप टुकड़ों टुकड़ों में उससे ज्यादा खर्चा करेंगे। इंडिया में लिवर ट्रांसप्लांट इज अवेलेबल एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट कि 18 लाख से लेके 25-30 लाख के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन विच हॉस्पिटल एंड विच प्लेस यू आर चूजिंग, लिवर ट्रांसप्लांट अवेलेबल है। तो अगर आप क्यूमुलेटिव अमाउंट देखेंगे और अगर आप समय से ट्रांसप्लांट करवा लेंगे तो वो एक्चुअली चीपर पड़ता है, प्लस इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है, वो अपने आप दोबारा अपने पैर पे खड़ा होके अपनी जिंदगी में काम दोबारा कर पाता है, कमाई दोबारा कर पाता है। अदरवाइज वो और उसका परिवार धीरे धीरे खर्चे करते हुए खराब ही हो जाता है। चलिए सर, एक कॉलर ले लेते हैं चलते चलते। अरुण हमारे से जुड़े। अरुण जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए अपना फटाफट। जी, हमको जानना है कि अगर किसी 18 साल के व्यक्ति के गॉल ब्लैडर में 18 mm का अगर स्टोन हो गया है तो बिना ऑपरेशन के वो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? अगर निकला है तो ऐसा किसी का निकला है? जी, अगर इस पर कुछ आप बता बिना ऑपरेशन का गॉल ब्लैडर स्टोन खत्म हो सकता है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। गॉल ब्लैडर का स्टोन जो होता है उसका अगर आपका साइज इतना ज़्यादा है तो कोई ऑप्शन नहीं है सर्जरी कराने के अलावा। उसमें कोई भी दवाइयाँ और किसी भी तरीके का और इंटरवेंशन हेल्पफुल नहीं होगा। आप सर्जरी करा लीजिए, यही आपके लिए अच्छी सलाह होगी। सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है आपके पास अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कीमती राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आप भी जागरूक बनिए और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफस्टाइल आपका अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें, तभी शायद आप तमाम बीमारियों से पार पा सकते हैं। इसी के साथ हेल्दी इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई समस्या के साथ, निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।